एक एक्चुअली में एक खाट का पाँव था, लकड़ी का जो खाट होती है पहाड़ में। पुराने जमाने में वो आती मेरे थी को वो। माइक जैसा लगा, उसमें मैंने पेंट से डीजे दीपक जोशी लगा और मैंने उसमें एज ए कॉमेडी वीडियो बनाई थी इनको पहले। देखा तो ये दोनों बनाते थे उस वीडियो में इनका किरदार होता था अंग्रेज बनने का। मजबूर होगा, लेकिन हमारे जाने से अभी मजबूर नहीं हो रहा है। हमें आम यूट्यूबर कह दिया जाता है और हम यूट्यूबर हैं, लेकिन असली पत्रकार वहाँ जाए तो बदलाव आएगा और वक्त आने पर हम भी असली पत्रकार बनेंगे, एज ए पढ़े लिखे पत्रकार बनेंगे, दावा है। जो आपकी फैमिली है उनका वो लोग क्या करते हैं? और आपका गांव जो है ये जंगली गांव, उस साइड में खेती वेती बहुत अच्छी होती है, तो उसके बारे में मुझे जानना है कि आपका और पीछे का क्या है सब कुछ। वक्त में किसी को भी अगर भारतीय मीडिया के बारे में समझना है, असली न्यूज़ों को जानना है, परखना है क्या सच क्या गलत, तो रवीश कुमार जी को देखना बचपन के चाहिए। खेलों के बाद अब हम एक सीरियस मुद्दे पे बात करते हैं जो डिजिटल वाणी से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। डिजिटल वाणी की शुरुआत जोशी जी ने करी और उसके साथ साथ दुमका जी इनके साथ रहे। दुमका जी के साथ आपकी क्या यादें रही जो आप बताना चाहते हो दर्शकों को? कि जोशी जी, आप क्या सोचते हैं आगे अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में? क्या आपके गोल हैं? क्या आपके आगे के प्लान्स हैं? जोशी जी से ये बोलूँगा कि आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे जो यूथ, जो बच्चे हैं, उनसे क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में कि क्या वो करें और क्या इम्पैक्ट वो उनको सोसाइटी पे देना छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, बताइए। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ा ये धन है कि मेरे को ऐसे दोस्त मिले ना जिन्होंने हर पल पल पे शांति दिया। मराठी को और लास्ट एक साल से देना शुरू किया, तो उनकी वीडियोस मुझे अच्छी लगती हैं। वो कुछ सेंसिबल बातें करते हैं और ऐसे हवा में बातें नहीं करते हैं। जो भी बातें होती हैं उनकी कुछ रिपोर्ट्स के साथ होती हैं और बंद करके, यानी कि वे अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात करेंगे ना, जो कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर युवा के लिए होता है। उसमें उससे कहते थे, अरे जोशी जी को वीडियो बनानी है, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ, और उसी समय तुरंत दे देते थे। वह प्यार किसी कोई भूल सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि भाई सो 4-4 क्लास और पढ़ाओ। एट द एंड अगर वो फेल हो गया तो अगर वो सब बच्चे फेल हो गए तो स्कूल, गवर्नमेंट, पेरेंट्स, सब मीडिया सब उन पे आएगी कि क्या पढ़ाया आपने। तो मैं कभी भी इस टीचर्स को उसके गलत नहीं बोलूँगा। ये हमारी सोसाइटी है। अगर हमारा जो लीडर है, जो सरकार है, जो उसकी नीतियाँ ही ऐसी हैं, तो पेरेंट्स का भी सोसाइटी में दिमाग वही रहेगा, हमारा स्कूल का भी वही रहेगा, क्योंकि सबको एक दिन सबको बैलेंस करके चलना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं जोरा भाई, मेरा नाम है नवीन सिंह। आज हम जोशी जी को और राणा जी को एक साथ एक मंच पे लाए हैं। जोशी जी का खास तौर पे ऐसा है कि आज उनके न्यूज़ चैनल पे हम उन्हीं का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ देंगे हमारे प्रदीप राणा जी, और हम तीनों मिलके बताएंगे कि हम जैसे एक दूसरे से मिले, हम किससे मिले और हमारी मुलाकात कैसी हुई। ये चीज़ें हम बताएंगे। सबसे पहले हम राणा जी का भी स्वागत करते हैं और जोशी जी का भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम राणा जी कुछ बताएंगे पहले। श्योर, बिल्कुल। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे दोबारा से आके, और लास्ट 3-4 सालों से मैं जानता हूँ जोशी जी को, और मैं जानता हूँ हमारे दोस्त नवीन के थ्रू। नवीन एक्चुअली मेरे गांव के ही हैं, जहाँ से मैं हूँ, देवनाई से। तो हम आमने सामने रहते हैं, तो हमारी इवन बचपन की पढ़ाई साथ में ही हुई है। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करने चले गया था आगे देश विदेश को। उसके बाद फिर जब मैं घर आया, फिर हमारी जान पहचान हुई दोबारा से। फिर हम एक दूसरे से बात करना शुरू किए। फिर ये जॉब करते थे, इनकी वीडियो देखा करता था मैं पहले से, तो ये बहुत फनी वीडियो बनाते थे शुरू से। तब मैं इनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ, क्योंकि इस दुनिया में आपको पता है कि हर बंदा इतना बिजी है, हर बंदा आजकल दौड़ भाग में लगा है, पर कोई ना कोई जो लोग अपनी लाइफ से टाइम निकाल के अपना कुछ ऐसे फन कंटेंट या अपने हंसने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं, तो उनको मैं देख के बड़ा एडमायर होता हूँ और बड़ा ही उनसे जुड़ना चाहता हूँ। तो तभी पूरे उत्तराखंड में मैं दो लोगों से मिलता हूँ अपने छुट्टियों में। वो हैं ये दोनों महाशय, जिनसे मैं मिलना पसंद करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में इतना टेंशन है। आप ऐसे बंदों से मिलोगे जो टेंशन दे रहे हैं, उनसे मिलकर क्या फ़ायदा। तो ऐसे लोगों से मिलो जो आपको जरा सा कुछ टाइम, आपका समय हंसने में टाइम सहयोग दें। तो इसी वजह से मैं इनके साथ हूँ, और बाकी आप बोलिए। हाँ, नमस्कार। मेरा सौभाग्य की है कि आप दो लोग मेरे साथ बैठे हो और बातचीत आज मेरी होने वाली है। हाँ। आप दोनों लोगों का आभार, और डिजिटल वाणी के उन सभी दर्शकों का आभार जो आज हमारी इस बातचीत को सुनेंगे। और आज आप लोग मेरे से प्रश्न पूछने वाले हैं। मैं हमेशा लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, तो उसमें बड़ा आसान लगता है, लेकिन आज इस कुर्सी में बैठ के बहुत अलग लग रहा है, क्योंकि आज मेरे से पूछे जाना है। थैंक यू। बताइए। तो जोशी जी, अपने बारे में भी आप थोड़ा बहुत बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं और क्या काम करते हैं, थोड़ा बहुत पहले की। कुछ लोग हमारे दर्शक हमें जानते होंगे कि मैं जंगलिया गांव का रहने वाला हूं। भीमताल ब्लॉक है, जिला नैनीताल है। कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। जंगलिया गांव ये नकुचा ताल से थोड़ा से 6-7 किलोमीटर आगे है। बहुत खूबसूरत गांव है, बहुत अच्छा गांव, और वहाँ हमारा जन्म हुआ। सौभाग्य है हमारा जंगलिया गांव में, और इस समय हल्द्वानी में है।
तो बड़ा अच्छा चल रहा है, नौकरी कर रहे हैं, साथ में डिजिटल वाणी में आप लोगों को मिलते हैं, यही चल रहा है तो सब। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे पहले जोशी जी से कि डिजिटल वाणी की शुरुआत कैसे हुई। ऑल्दो मैं जानता हूँ जब से 2-3 साल से आपसे जुड़ा हूँ, तो इससे पहले आप किसी और कंपनी में काम करते थे, जो भी ये मीडिया कंपनी है उसके लिए आप काम करते थे, फिर आपने उसके बाद अपना बनाना शुरू किया। तो क्या था इसके पीछे का पूरा स्टार्ट करने के पीछे का पूरा? बिल्कुल, ये बड़ी लंबी कहानी है, थोड़ा-सा मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। मैं कंपनियों में काम करता हूँ, ऑटोमोबाइल का व्यक्ति हूँ, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम किया है, अभी भी करता हूँ। लेकिन 2019 में हम आए गुजरात से यहाँ जॉब करके। तो यहाँ दुमका जी हमारे एक मित्र हुआ करते थे। तो वह अब इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, जो कि मेरी सबसे बड़ी क्षति आज तक की है। उन्होंने इस चैनल की शुरुआत मेरे से करवाई थी, ये लोगो उन्होंने बनाया, डिजिटल वाणी इस चैनल का नाम उन्होंने रखा और बड़ी मेहनत की, बड़ा सहयोग किया और वह जिंदा होते आज डिजिटल वाणी बहुत आगे होता और हम पूरी तरीके से नौकरी न करके इसी में कार्य कर रहे होते, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन भगवान को कुछ अलग था, तो कुछ अलग हुआ, फिर डिजिटल वाणी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे जितना भी समय मिलता है डिजिटल वाणी को हम चालू करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सॉरी, मैं इसमें ये पूछना चाहूँगा कि चलो ये तो आपने स्टोरी बता दी कि डिजिटल वार्निंग कैसे हुआ, पर ये आपके अंदर कैसे आया कि आप, जैसे आपने बताया कि आप थे सीधा एकदम ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते थे, उसमें से एकदम से आप ऐसे जर्नलिज्म में कैसे घुस गए? मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ मेन कि आपके अंदर ऐसा कोई बचपन से था कि मैं जर्नलिज्म बनूंगा, मैं लोग के प्रॉब्लम दिखाऊंगा लोग को, तो इसके बारे में जानना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल, बचपन से कुछ नहीं था। हम जब वहाँ से आए तो एक दिन साथ में दोस्त लोग बैठे थे, ऐसे ही एक भजन बन गया था हमसे बातों में, हंसी मजाक में, भोले के ऊपर था, तो बड़ा अच्छा लगा। टिकटॉक उस समय में चलता था, उसमें डाल दिया, वायरल हुआ। तो फिर दुमका जी ने ही कहा कि आप यूट्यूब में आओ, आप यूट्यूब में आओगे, वहाँ वीडियो बनाओगे, ऐसा ऐसा होता है, लोग वीडियो बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो होता है कि हम भी आए। उस समय सबसे पहले क्या किया हमने, जोशी जी व्लॉग्स करके एक चैनल बनाया। हमने सोचा क्या कि हम व्लॉग बनाएंगे, छोटे छोटे पहाड़ों की चीज़ों को दिखाएंगे। तो उसमें बहुत सारी वीडियो बनाई, अभी भी चैनल पड़ा है वे। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो हटाओ, व्लॉग में मज़ा नहीं आ रहा, अब कॉमेडी करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति करता है ना, अलग अलग उसमें रुचि आती है, और उसी कॉमेडी के तौर पे आप भी हमारे साथ जुड़े। तो डीजे दीपक जोशी वे चैनल है, अभी भी है। तो उसमें भी 200-400 कितनी न जाने वीडियो डाली, तो वे भी फिर बंद किया हुए। क्योंकि फिर कॉमेडी जब लगातार हम कर रहे थे, लॉकडाउन भी आया, उस समय हमने अनेक लोगों से बातचीत की, तो धीरे धीरे लगा कि एक ऐसा मंच हम अब हंसी मजाक में नहीं, कि हमें उस समय वह चीज़ अच्छी लगती थी, लेकिन आज उसे देखने में हमें लगता था कि हमारी सीखने उम्र थी, हमने वहाँ पर भूल की। तो अब जो हम कर रहे हैं यह हमारा अब पैशन बन चुका है। यह इसमें काम करने में बड़ा मज़ा आता है, लोगों का प्यार मिलता है, अलग अलग लोगों से मिलना होता है, यही है इसकी कहानी। चलिए। और काफ़ी दर्शकों का एक सवाल रहता है, जो भी जिनका भी यूट्यूब चैनल रहता है, वो लोग हमसे भी पूछते हैं और सब लोगों से भी पूछते हैं कि उनका यूट्यूब चैनल है, उनका यूट्यूब चैनल है, क्या उससे पैसे आता है? और वो लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हमारे 50 सब्सक्राइबर हुए हैं तो इनके पैसे आने शुरू हो गए। तो वो सीधा एक सवाल करते हैं कि कितना पैसा कमा लिया। क्या आपको यूट्यूब से पैसा आता है? मैं इस बारे में सबसे पहले तो ये बोलूँगा, देखो यूट्यूब को हमको इतना ज़्यादा ओवर हाइप नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी साइकिलिंग, तो पहले मैं एक साइकिलिस्ट था। तो आप सीधा एकदम यूट्यूब में मत घुसिए, पहले उससे पहले आप अपनी पढ़ाई, एक स्किल अपने साथ में हमेशा रखिए, क्योंकि आपकी स्किल, आपकी एक्सपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब चलो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को शो कर सकते हो। अगर आपके पास स्किल ही नहीं है तो आप क्या शो करोगे? समझ लो आप मेरी बात। तो हमारे सोसाइटी ने बहुत गलत बना दिया कि यूट्यूब में जिसको कुछ भी नहीं आता वहाँ डांस करो, कुछ भी करो, वहाँ ये दिखा दो। ऐसा नहीं है, आपका स्किल्स होनी चाहिए। पहले आप स्किल्स सीखिए, पढ़ाई कीजिए, अपना कोर्स कीजिए जिसमें आपको पता है, उसके बाद आप सीखने के बाद आप लोगों को बताओ। तो वो मैं उसको एक सही वे बोलता हूँ। और रही बात मुझे पैसा आता है, तो ऑब्वियस सी बात है, आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म कितने बन चुके हैं जो आपको पेमेंट कर रहे हैं आपके अच्छे स्किल्स जो आप लोग को सिखा रहे हो। तो सबसे पहले मुझे इससे पेमेंट, जब मैं ट्रैवल कर रहा था अफ्रीका में, तो मुझे पेमेंट आई है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने इससे कुछ रुपए कमाए हैं। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, क्योंकि जो यूट्यूब है ये भी एक फुल टाइम जॉब है, तो उसमें आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। तो शायद मैं साइकिलिंग के दौरान तक नहीं कर पाया, तो मैं अभी यूट्यूब नहीं कर रहा हूँ प्रेजेंट में। पर यह है कि जो करते हैं वो कर रहे हैं, और जो करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और सबसे मेन बात कि कभी भी आपको सब कुछ छोड़ के यूट्यूब में मत घुसिए। पहले पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, अपने पास एक कोर्स होना चाहिए, या फिर कोर्स नहीं भी है तो एक स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप शो कर सको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और जोशी जी आपका क्या विचार है? मेरे को काफी लोग आपके बारे में भी पूछते हैं कि जोशी जी तो न्यूज चैनल बना रहे हैं, जोशी जी खूब पैसा कमा रहे हैं, या आप जॉब क्या करते हैं, वो क्या जॉब काम करते हैं? उनको जब मैं बताता हूँ वो काम भी करते हैं, तो वो एकदम चौकन्ना हो जाते हैं, अरे वो काम भी कर लेते हैं और ये वीडियो भी बना लेते हैं। आपको कितना फायदा मिलता है यूट्यूब से? लोगों से सबसे बड़ा फायदा पैसा ही नहीं होता।
लोगों से जुड़ना सीखना, उन्होंने स्किल की बात की ना, ये हमारा अभी स्किल सीखने का वक्त है, तो हम इसे सबसे बड़ा धन समझते हैं। और पैसा कमाने की बात जहाँ पर है, मेहनत 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 बराबर पैसा। जब लगातार आप मेहनत करते जाओगे तभी पैसा मिलेगा। अगर आप 2 वीडियो बना के हिट भी हो गए, आप पैसा आ भी गया, लेकिन फिर आप एक ऐसा समय आएगा जब आप नीचे चले जाओगे और फिर पैसा आना बंद हो गया तो वो मानसिक तनाव में भी जा सकते हैं। अब हमने इतने सालों से 2019 से 2025 लग गया, इतने साल मेहनत करती, पैसा नहीं कमाया। आज हमारे पास आए पैसा ना आए तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, तो हम अपना काम करते रहते हैं। और जहाँ समय हमको देने पड़ता है कंपनी में काम करने के साथ साथ, आपने कहा इस वीडियो को ही हम रात को 1 बजे शूट कर रहे हैं, तो रात को भी आप जुनून हो तो शूट कर सकते हैं ना। हाँ। आप रात को 1 बजे हमसे बात कर रहे हैं क्योंकि ये आप पे भी जुनून है, हम पे भी जुनून है, हमारे दर्शकों पे भी जुनून है, यही तो प्यार है। जोशी जी ने शुरुआत कहाँ से करी वो बात वो बताएंगे, लेकिन जोशी जी के बारे में बताता हूँ। जोशी जी का मैंने एक फोटो और एक वीडियो देखी थी पुरानी। उनके पास हाथ में एक माइक हुआ करता था पहले ये, तब वो शायद किसी लकड़ी से बनाया हुआ था, लकड़ी से, और सेम टू सेम हूबहू लगता था वो। मैंने भीमताल की एक वीडियो देखी थी इनके, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, वो माइक एक्चुअली में एक खाट का पाँव था, लकड़ी का जो खाट होती है पहाड़ में, पुराने जमाने में हाँ, वो आती मेरे थी को माइक जैसा लगा। उसमें मैंने पेंट से डीजे दीपक जोशी लगा, और मैंने उसमें एज ए कॉमेडी वीडियो बनाई थी पहली, गांव वाला। गांव, उसमें गांव के समाचार बताए थे मैंने, हड़कू की ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब कॉमेडी, एज ए कॉमेडी। तो वहाँ से जब वो माइक पकड़ा ना, जिस समय आज इस माइक का बड़ा सम्मान है, इस माइक की वजह से हम हैं, इस आईडी की वजह से लोग हमें जानते हैं, लेकिन उस आईडी को पकड़ने के बाद एक अलग जुनून आ गया। तो शुरुआत में अलग जुनून में उस लकड़ी को, यकीन मानिए, हरिद्वार ले गया। मेरे पास आप ये समझिए क्या स्टैंड नहीं था, आज मैंने स्टैंड लिया है, तब स्टैंड नहीं था। मैं गाँव से लकड़ी काट के, अपने गाँव की लकड़ी काट के बैग में रख के वहाँ ले गया हरिद्वार, दोस्त लोग को घर से भी। लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ा ये धन है कि मेरे को ऐसे दोस्त मिले ना, जिन्होंने हर पल पल पे साथ दिया। चाहे मैं जहाँ भी रहा, एक रूम में 10-10 बंदे रहते थे, आप समझ सकते हैं कैसी माहौल है, कितना बातचीत होती है। लेकिन मैं कहता था भाई जी 1 मिनट वीडियो बनानी है, चुप रह जाओगे, सब अपने फ़ोन में लगते थे, कोई नहीं बोलता था। यह कमाया है। जोशी जी के साथ हमारी जो मुलाकात हुई हरिद्वार से हुई, और हरिद्वार से एकदम मेरे को भी एकदम जुनून था वीडियो बनाने का, और जोशी जी से मुलाकात करवाई थी हमारी किसी ने कि ये वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे। फिर हम दोनों मिले, हमने खूब ऐसी, उस टाइम पे ऐसी पहाड़ी होचक वीडियो बनती थी, वो वीडियो हमने बनाई। वो वीडियो हमने, हमारी जो है कि एक राणा जी को अच्छी लगी। राणा जी बताएंगे थोड़ा हमारी जो उसमें मेन क्या अच्छा लगा राणा जी को। मैं पहले से जब ट्रैवल करता था तो मैं इनको देखता था, तो इनकी वीडियो, इनके थ्रू मैंने इनको देखा, तो ये दोनों बनाते थे। उस वीडियो में इनका किरदार होता था अंग्रेज बनने का, अंग्रेज बनते थे। इनका एक तो जो इनका गेटअप है, इनका पूरा फेस जो है एकदम वाइट है, जो पूरा अंग्रेज जैसा फील देता है। और जो वो थे, वो इनको पहाड़ी भाषा में कुछ बोलते थे, तो ये पहाड़ी में कुछ बातें करते थे, तो वो बोलते थे, ओहो दगड़ियो आज पहाड़ी माइकल, ऐसा करके कुछ बोलते थे, बहुत अच्छे एक्सेंट में बोलते थे, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो ये कुछ नया भी था मेरे लिए, तो नया था, तो मैं बहुत पसंद करता था। तो ओवर टाइम मैंने इनकी बहुत वीडियो देखी, पर कुछ टाइम बाद इनकी वीडियोस आना बंद हुई। तब मुझे गाँव में मिले शादी में, मैंने बोला क्या हुआ, क्यों बंद की? तब इनने बताया कि कैमरा नहीं है, या ऐसा कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने बताई मुझे, जो ये नौकरी आगे भी बदल गई थी। हाँ, कुछ नौकरी जो ये आगे बताएंगे। बिल्कुल, मैं कोई डायलॉग अभी भी याद है, बताइए यार प्लीज। ओहो दगड़ियो यो छे माइकल, इन्होंने कभी नहीं चलाई साइकिल, यह कहता था। लेकिन इनका नाम मैंने ही माइकल रखा था। हाँ बिल्कुल। इनको जरा, इनका नाम नवीन। मैं बताऊं, मेरा नाम जहाँ जिस भी शहर में गया, मेरा उस शहर में सब लोगों ने अलग अलग नाम रखा, गांव से लेके। गांव में भी जो अम्मा बुबू आंटी चाचा चाची रहते थे, सबने अलग अलग नाम रखे। शहर में आके अलग नाम हुआ, लेकिन जो मेरा रियल नाम था वो आज तक आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। मैंने सामने फोन रखा है, इसमें आज भी आपका नंबर केवल माइकल के नाम से सेव है। और आपका सरनेम क्या है मुझे आज भी अच्छी से पता नहीं है, और न मुझे याद है, केवल मैं नवीन जानता हूँ। मुझे खुद पता नहीं था कि क्या है। मैं गाँव के सामने रहता हूँ, मुझे पता नहीं था। मैं राणा जी के बारे में बता दूं, प्रदीप राणा, और मैं एक क्लास से पढ़े हुए हैं बचपन से। इन्हीं का स्कूल था, हितैषी स्कूल, हितैषी विद्यालय निकेतन स्कूल का नाम था, वहीं से हमने पढ़ाई करी थी। तो जब इन्होंने हमारी वीडियो देखी, तब मैंने कहा यार राणा तो मेरे को जानता है। राणा ने, जब हम बारात में मिले, तो इसने पीछे से एकदम आवाज़ मारी, ओहो दाजू करके। तो उस समय लगा यार एक बंदा तो यार कोई हमारी वीडियो भी देखता है करके। तो उस समय अच्छा भी लगा, लेकिन फिर ये भी अलग हो गए, हम भी अलग हो गए। फिर ये फिर मिले, फिर इसके साथ ज़्यादा ही दोस्ती हो गई। फिर
बहुत सारी बातें हुई, फिर जोशी जी बताएंगे थोड़ा बहुत क्या हुआ हरिद्वार में। क्या हरिद्वार में बड़ा अच्छा रहा, आप लोगों के साथ मिलना हुआ, अनेक लोगों से मिले वहाँ, हमने कितना चीज़ दिखाया, कितने लोगों, शिवम भाई हो गए, चंदू भाई हुए, उन्होंने कितना सहयोग किया, मन्नू भाई थे हमारे। यानी कि एक बात समझिए, आज के ऐसे दोस्त मिलते कहाँ हैं। लोगों से मैं कहता था यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपना मोबाइल भी दे दो मेरे को, 2 मोबाइलों की आवश्यकता है, आंख बंद करके, यानी कि वे अपनी गर्लफ्रेंड से ही बात करेंगे ना, जो कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर युवा के लिए होता है। उसमें उससे कहते थे अरे ये जोशी जी को वीडियो बनानी है, मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, और उसी समय तुरंत दे देते थे। वो प्यार किसी कोई भूल सकता है क्या, ये हुआ वहाँ, और फिर नौकरी में आ गए दूसरी जगह। एक सवाल काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं बाजार में, जो भी लोग जानते हैं कि यार राणा इसका दोस्त है, जोशी इसका दोस्त है, तो जोशी के बारे में तो यही कहते हैं कि इंटरव्यू करवा दो जोशी के साथ, जोशी जी के साथ, और राणा जी के बारे में ऐसे कहते हैं कि राणा जी को कोई घर आते हुए देखता है तो एक ही सवाल करता है, वो कब जा रहा है, वो कब जा रहा है। तो आज राणा जी से ये पूछ लेते हैं कि आप आते हो फिर कब जाते हो, क्या प्रोसेस रहती है। लोग बहुत ही मतलब बहुत ही सवाल कर देते हैं कि राणा आ गया घर, या राणा कब जाएगा, आप कौन सी देश में जाएगा, और वो जा रहा है तो उसका खर्चा कैसे चल रहा है। थोड़ा बहुत राणा जी से भी सुन लेते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। तो अभी तक क्या था, आपको फुल टाइम ट्रैवल करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। आपको पता ही है, अगर आप घर से गरुड़ से हल्द्वानी में आ रहे हो तो आपको आपके पैसे आपकी जेब में 2-3 हज़ार रुपये चाहिए, रहना खाना पीना और सब कुछ होता है। तो उसी के लिए जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरा खर्चा बाहर कंट्री में खर्चा बहुत आता है, तो जिससे मैं कंटिन्यूस ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ लंबे टाइम तक। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट मैं घर से बाहर 1 साल रहूँ। पर कभी कभी क्या होता है कि जो मेरा बजट होता है वो गिवन टाइम तक नहीं हो पाता, तो फिर 6-7 महीने चलता है, फिर मैं वापस इंडिया आता हूँ, फिर 5-6 महीने दोबारा से मैं कुछ काम करता हूँ, दोबारा से पैसे को दोबारा से कमा के या दोबारा से स्पॉन्सर्स ढूंढ के, फिर मैं पैसे जब मेरा हो जाता है फिर दोबारा से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है, क्योंकि इतने फैमिली से स्ट्रांग हम भी नहीं है कि हमारी फैमिली हमको पैसा देते रहे, लाखों दे दे और हम ट्रैवल करते रहे सालों साल, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, और मेरे पिताजी मम्मी जी जो है वो गांव में खेती करते हैं, और सब कुछ तो उसी से होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने आप पे, और कहीं ना कहीं अपने स्पॉन्सर्स पे। तो स्पॉन्सर्स आपको कैसे मिलते हैं, वो आपको आपके पीछे के काम जो आपने किए हैं उसको उसी के बिहाफ पे मिलते हैं। तो मैंने इससे पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए भी मैंने रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया है। मैंने इसके बाद बहुत सारी जर्नीज की हैं अपने कम एज पे। मैं जब 16-17 का था उस एज में मैंने साइकिलिंग करना शुरू कर दी थी, तो उस समय इंडिया में बहुत गिने चुने लोग थे जो ये करते थे। तो उसकी वजह से मुझे एक बेनिफिट मिला था, और जिसकी वजह से कि आज मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ और मैं ट्रैवल करते रहता हूँ। और बाकी अभी मैं कुछ टाइम से घर में हूँ, और अभी मेरे कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं। अभी देखिए घूमना ठीक है, पर आप घूमने के बाद जो आपने सीखा है उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, कैसे आपने अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाते हो, अपने रियल सोसाइटी में इंप्लीमेंट कर पाते हो, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। उसी के लिए भी मैं अपने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, जो आने वाले आपको सालों में पता चल जाएंगे। बिल्कुल। 1 मिनट मैं आपके बारे में बता दूं कि आपकी तारीफ करनी होगी। विश्व में ज्ञान लिया, हाँ, ज्ञान लिया, पूरा सीखा, और उसे यहाँ लाके दुनिया को दिखाया। कौशानी में MTV कौशानी, कितना शानदार प्रोग्राम, 2 बार करवा दिया, तीसरे बार की तैयारी है। हाँ। पूरी दुनिया के साइकिल वाले वहाँ पर लोग आते हैं। ये जो बाहर से सीख के लाए हुआ हो, यहाँ इस्तेमाल करके उत्तराखंड का भी अपने हिस्से की भागीदारी निभाई, बड़ा अच्छा लगता है। और लोग ये भी बोलते हैं कि वो राणा उधर दूसरी कंट्री में जा रहा तो वहाँ की भाषा की कैसे बोल लेता है उन लोगों से करके। वो सीखने की कला है इन पे, बड़ा अच्छा लगता है। अब वो एक बार सुन लेते हैं इनसे ही। बिल्कुल। नी हाओ मा, वो हन हाओ, कोन्निचिवा, गेनकी देश का, कोन्निचिवा और ओहायो गोजाइमास हमें भी आता है। मुख्य जो चीजें होती है जिससे कि पूरे वार्तालाप चलते रहती है दूसरे देश में, जैसे हमारे देश में नॉर्मली कुछ चलता है, तो ऐसे ही ये कुछ याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा हेल्प हो ही जाती है दूसरे देश में। लेकिन निकलना होता है, घर से बाहर निकलना होता है। वही जोशी जी का भी है। जोशी जी हमारे इस हल्द्वानी शहर में आपकी छोटी मोटी जितने भी घटनाएं या अच्छी बातें होती है, जो भी अगर कोई यहाँ पर हो रहा है, पूरे उत्तराखंड को दिखाते हैं, और जो देश दुनिया में विदेशों में हमारे यहाँ के लोग रहते हैं उनको दिखाते हैं कि हाँ हमारे शहर में ये हो रहा है। तो वो इन जोशी जी की बदौलत आप देख रहे हो, और यही बताएंगे कि उसके पीछे की हमारी कितनी मेहनत होती है। मेहनत बहुत होती है। पहले हम ड्यूटी जाते हैं, पहली प्राथमिकता हमारी अपनी कंपनी की ड्यूटी होती है, क्योंकि जहाँ से पैसा आ रहा है वह कर्म है। मैं अपनी वर्दी से प्यार करता हूँ, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ,
और उसके साथ साथ ये भी हमारा काम है। तो जैसे ही छुट्टी होती है तो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। किसी दिन थकान लग जाती है, काम ज़्यादा होता है तो उस दिन नहीं बना पाता हूँ, लेकिन जब भी बनाता हूँ जहाँ लोगों से मिलना, और जाने के लिए पैसा भी चाहिए, और सामान्य जो लोग होते हैं इतना पैसा भी नहीं होता कि हम दूर दूर चले जाएं, हर मुद्दे पर बात कर लें, हर की समस्याएं दिखा दें, क्योंकि समर्थन भी लोग तो इस समय हमें देखते हैं वह इनका प्यार है, लेकिन पैसा का प्यार हमें खुद करना पड़ता है। तो इसलिए बड़े संघर्ष भी होते हैं, लेकिन उस संघर्ष से जंग लड़के ही जीत जब मिले, वही जीत का असली आनंद है। क्या आपको पता है राणा जी के बारे में मैंने एक चीज़ सुनी है कि राणा जी ने कभी भी मतलब जब बीच में देहरादून में थे जब फर्स्ट बार, तो इन्होंने देहरादून में जॉब भी करी, काम करा किसी दुकान पे या किसी ऐसे उस पर, आप बताना चाहोगे? हाँ, ये सही बात है। जब मैं 12 पढ़ पास करने के बाद बागेश्वर से जब देहरादून गया था, तो देहरादून जाने से पहले 11th-12th में बहुत लोग मुझसे पूछते कि तुम्हारा टूरिज्म ये ट्रैवल की तरफ क्यों आपका इंटरेस्ट आया। तो बहुत वो भी एक कहानी है कि जब मैं 11th-12th में जब मैं 10th में देहरादून छोड़ के जब मैं बागेश्वर पढ़ने आया, तो मेरे यहाँ पर कोई दोस्त नहीं थे। तो मैं अपना टाइम कैसे यूटिलाइज़ करता, कैसे मैं अपने आप को टाइम पास करता। तो मैं क्या करता था, मैं बहुत सारी मूवीज़ देखता था, और मैं मुझे इंग्लिश जानने का, सीखने का बड़ा शौक था, और मुझे दूसरी कंट्रीज़ के लोगों से जुड़ने का बड़ा शौक था। तो मैंने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ देखी, मैं दूसरी कंट्रीज़ के बारे में पूरा टीवी में देखा। तो एक अंदर से एक इच्छा जगने लगी मेरी कि यार कैसा होता होगा अमेरिका, कैसा जापान होता होगा, कैसा चाइना होता होगा। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब मुझे एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी वहाँ जाने के लिए। फिर मैं जितने फॉरेनर्स आते थे, कभी टकरा गए मुझे अपने एरिया में, उनको मैं घुमाना फिराना, ऐसे करते करते मैंने अपनी इच्छा और स्ट्रॉन्ग की, अपने ड्रीम को और स्ट्रॉन्ग करते करते एक स्टेप बढ़ते गया। फिर जब मैं 12th पास हो गया, जब मैं देहरादून आया, तो मैंने सोचा कि मुझे ये पता था कि बहुत सारी स्कॉलरशिप निकलती हैं फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए, कि अगर आपके परसेंटेज अच्छी हैं तो आप स्कॉलरशिप ले सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को भी नहीं पता है, पर बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप होती हैं बहुत कंट्रीज़ में। तो मैंने वो भी डाला, मैंने हर एक कंट्री खोल के, मेरा मन था कि मैं बारह पढ़ने बाहर जाऊँ ताकि मुझे वो एक्सपोजर मिले और मैं बाहर जाके वो एक्सपोजर ले पाऊँ। पर बस अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरा नहीं हो पाया उन कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे हर जगह आपको फीस देनी पड़ती है, कम से कम फीस भी, जहाँ पे आपको TOEFL हो गया, या फिर आपके ये IELTS करके एग्जाम होते हैं जो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, जो आपको दूसरी कंट्री में जाने के लिए चाहिए होते हैं, मस्ट होते हैं। तो उनके लिए भी आपको वो एग्जाम देना पड़ता है। वो एग्जाम भी आपका 19-20 हज़ार का एक एग्जाम होता है। उसके अलावा फिर आपको ट्यूशन फीस पूरी जमा करनी पड़ती है, जो कि जिसके भी आपको दिखाना पड़ता है, 20-25 लाख पहले ही दिखाने पड़ते हैं। तो इतना सब कुछ देख के मैंने कहा यार, मैं अपनी हिम्मत हार गया कि यार अब नहीं जा पाऊंगा यार। तो मेरा वहाँ से एक सपना टूट गया था, और उसके मैंने हार नहीं मानी। मैंने वापस से कहा कि यार चलो मैं यहीं पे रहूँगा अपने एरिया में, तो मैं यहाँ पे टूरिज्म में कुछ पढ़ाई करा दो या ऐसी कुछ पढ़ाई कर दो जिससे मैं कोई स्किल सीख के मैं बाहर जा पाऊँ, दूसरे देशों में जा पाऊँ। पापा ने कहा नहीं, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। हमारे पहले की जो ताऊ ताई हैं, सबके बेटे इंजीनियर हैं, सब वो इंजीनियर बन के अच्छा कर रहे हैं, तुम वही बनोगे। मैंने कहा नहीं करूँगा। उन्होंने कहा करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मान लिए। क्या करते करते फिर देहरादून पहुँच गया। वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे एडमिशन दिला दिया BCIT में। जब एडमिशन दिया, 6 महीने मन मार के किया, पर उसके बाद क्या कहते हैं, 6 महीने के बाद मैंने कहा भाई बहुत हो गया ये, अब नहीं झेल सकता मैं, अब मैं नहीं झेल सकता ये ज़िंदगी। मैंने कहा या तो आर होगी या तो पार होगी। मैंने उसके बीच में साइकिल का इंटरेस्ट भी था मेरा, साइकिल से रेसेस करता था मैं, ये करता था। उसके बाद मैंने कहा इस बार दिवाली की छुट्टी में मैं नेपाल भाग गया घर से। तो उसके बाद नेपाल जाने के बाद मेरी ज़िंदगी चेंज होगी। उसके बाद नेपाल में मैंने इतना 7 दिन में ऐसा कुछ देखा उस कंट्री में, तो मैंने कहा अब तो पीछे नहीं हटना है, अब तो आगे ही जाना है। फिर उसके बाद मैंने तैयारियाँ की। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने कहा क्या करूं। मैंने उसके बाद जब मैं वहाँ से नेपाल से आया, मैंने यहाँ पे देहरादून में पार्ट टाइम, क्योंकि एक जो फॉरेन में जो कल्चर होता है उसको मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकता हूँ, उसके लिए मैंने पार्ट टाइम करना चाहा, ताकि मैं अपने जो पैसा, जो अपना पॉकेट मनी है वो खुद ही निकाल पाऊँ। तो मैं वहाँ पे क्या करता था, शाम को 5 बजे कॉलेज से आता था, शाम को 6 से लेकर 9 बजे तक मैं एक मोमो की शॉप में काम करता था। तो वहाँ पे उनके साथ में मोमोज का वो काटना, मोमोज को गर्म करके मोमो देना, प्लेट्स को लेना उठाना वो करना, तो ये सब कुछ करता था। उसमें मुझे एक दिन का 3 घंटे का 50 रुपये मिलते थे मुझे। और उसके बाद अनलिमिटेड मोमोज खाओ, चाउमीन खाओ, और तो वो खाया। और उसके वजह से 2-3 बार मेरे पेट में अल्सर भी हुआ है, तो अल्सर भी हुआ है उस चटनी खाने से। तो ऐसे करते करते फिर मैंने उसके बाद मोमो की जॉब के बाद फिर मैंने एक दूसरी शॉप में मैं अपनी साइकिल से डिलीवरी करता था। तो मैं डिलीवरी भी की मैंने, फिर मैं कॉलेज के बच्चे को डिलीवर करता था। ऐसे करते करते मैं आज जहाँ पे हूँ, तो वो मेरे पहले के जो ड्रीम थे, जो मुझे जहाँ पहुँचना था, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आज यहाँ पहुँच पाया। इन्होंने बताया पार्ट टाइम के बारे में ना, ऐसे जो शहरों में जो छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, जिसमें मतलब इतना उनका घर का खर्चा नहीं चल पाता है, तो वो अपना छुट्टी के बाद अपनी ड्यूटी के समय ख़त्म करने के बाद ये काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का युवा करना नहीं चाहता। वो सोचता चलो 8 घंटे की ड्यूटी ख़त्म, अब चलो घर में या कहीं घूमने चले जाओ, या कहीं मतलब वो खर्चा जो होता फिर वो उसी के उससे निकलता। अगर आप पार्ट टाइम अगर काम करना चाहे तो उसे वो बैलेंस बना सकता है। लेकिन ये सारे उत्तराखंड के युवाओं को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम का जो दौर चल रहा है, इसकी नौकरी की बेरोजगारी बहुत ही
गलत माहौल चल रहा है। अब हम जोशी जी पे मुद्दे पे आएंगे। जोशी जी सबसे पहले इन्होंने नौकरियां करी, बहुत कंपनियों में नौकरी करी। उसके बाद आप देखोगे आज ये डिजिटल वाणी का चैनल पेज चला रहे हैं। इससे पहले ये काफ़ी मीडिया में काम कर चुके हैं। इसके बारे में जोशी जी बताएंगे। हाँ, मीडिया में काम किया हमने। शुरुआत में एक हमारे उप्रेती जी हैं, यूबीबी मीडिया था उनका, उनके साथ जुड़े, कुछ महीने काम किया। अच्छा लगा, मतलब सीखा हमने उनसे। बात ये हुई थी कि सीखने के लिए बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद फिर कंपनी में चले गया, अच्छी कंपनी में गया, जापानी कंपनी में 2 साल वहाँ किया। फिर वापस आया तो फिर प्रतिपक्ष संवाद एक चैनल था, उसमें काम किया, वहाँ भी कुछ महीने काम किया। और वे हमारे जोशी जी का ही है, सोमेश्वर से आगे बिनता के वे रहने वाले हैं। बड़ा अच्छा लगा उनके साथ, वे बिहार के बड़े अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छा रहा उनके साथ। लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ कारण मेरे थे पर्सनल, व्यक्तिगत, जिसके कारण मैं उनके साथ फिर आगे नहीं बढ़ पाया। क्या यूबीबी मीडिया से आपकी कोई अनबन हुई? नहीं। आप मतलब उनको छोड़ के ऐसा अचानक? हाँ, अनबन नहीं कह सकते। एक्चुअली विचार तो हमारे मिलते थे, लेकिन विचार मिलने से नहीं होता ना। हाँ, विचारों के साथ साथ पैसा सही वक्त में मिलना और सही रूप में मिलना चाहिए, जिससे कि एक व्यक्ति का सामान्य जीवन चल सके, ये जरूरी है। मैं आज भी इतने सालों बाद भी यूबीबी मीडिया के जो प्रीति जी हैं, व्हाट्सएप में स्टेटस वे भी मेरा देखते हैं, मैं भी उनका देखता हूँ, और हम एक दूसरे से कभी कभी बातें भी करते हैं। और एक चैनल और बताया, प्रतिपक्ष संवाद। हाँ। आप उसमें भी आपने काफ़ी 6-7 महीना काम किया था। उसमें कुछ ऐसा, उसके बाद फिर क्योंकि जैसे यूबीबी मीडिया में काम किया, उसके बाद आप कोई कंपनी में गए, उसको तो हम जोड़ सकते हैं कि आप कंपनी में गए तो इसलिए आपने छोड़ दिया था। इस प्रतिपक्ष संवाद के बाद आपने फिर कोई जॉब ऐसी मिली नहीं और आपने वहाँ पर छोड़ दिया, या कुछ बात रही आपके बीच, वो बताइए थोड़ा। नहीं, जॉब मैं कर रहा हूँ ना, नहीं, उसके बाद उसके जॉब तो मिली। लेकिन प्रतिपक्ष संवाद छोड़ने का कारण अगर आप पूछेंगे तो जोशी जी जो हैं वह बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान भी करता हूं। अगर वह वीडियो देख रहे होंगे, उनसे कोई मेरी नाराज़गी नहीं है। लेकिन उनके साथ क्या हुआ ना, उन्होंने बड़ी मेहनत की, एक उम्मीद थी उन्हें कि मेरा चैनल चलेगा और मैं इससे चीज़ों को बदलूंगा। उन्होंने स्टाफ रखा, उन्होंने हाँ लाखों रुपये का सामान लिया, कैमरे लिए, लैपटॉप लिए, सिस्टम लिए, स्टूडियो बनाया, किराया दिया उसका, हर महीने अच्छा किराया देते थे। ना चाहते हुए भी थोड़ा हटना पड़ा मुझे। आपके साथ उनका लास्ट में जो आप गए, हिसाब किताब पूरा ख़त्म करके गए, या कुछ बात ऐसी रही कि आप चले गए अपने मन से, या बता के गए? बता के गया, और मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फिर जाऊँ उनसे मिलने के लिए, क्योंकि व्यक्ति से हम वैसे दूरी बना सकते हैं, लेकिन वैचारिक दूरी जो आपसी प्रेम है उससे दूरी नहीं बना सकते। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, और उसमें से मैं हूँ। एक दुश्मन भी नहीं है मेरा, सब मेरे भाई। ठीक है, पहले मैं एक सवाल राणा जी से और पूछूंगा, फिर राणा जी जोशी जी से सवाल करेंगे। क्या आप कभी फिर बाद में जॉब करना चाहोगे? ये एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है मेरे लिए। मैं अभी तक बस हमेशा घूमते रहा हूँ, मैंने आज तक कभी जॉब नहीं की है। बस मैंने पार्ट टाइम की थी जैसे मैंने बताया, पर मैंने वैसे फुल टाइम जॉब अभी तक नहीं कर पाया, क्योंकि मैं हमेशा घूमते रहा, तो मैं कभी भी बदलना नहीं चाहता था कहीं भी। पर मेरी पूरी मोस्ट कोशिश ये रहेगी कि मैं अपना ही कुछ स्टार्टअप करूँ, अपना ही कुछ काम स्टार्ट करूँ। अगर लेटर इन फ्यूचर मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मेरी शादी होगी और मेरे फैमिली को दिक्कत हो रही है और मुझे उनको सपोर्ट करना है, तो मैं उस समय ऑफ कोर्स मैं ऐसा कुछ ज़रूर जॉब करूँगा जिससे कि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ, फॉर श्योर। बिल्कुल। अब आप जोशी से 2-3 सवाल पूछ सकते हैं। तो बस बाकी मैं सुन ही रहा हूँ जोशी जी के बारे में। मैं ज़्यादा मैं ये बोलूँगा कि जोशी जी के बारे में मैं ये जानता हूँ, जोशी जी बहुत ही सरल व्यक्ति हैं और पहाड़ से जुड़े हुए हैं, और बाकी जो भी सोसाइटी में चल रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो मैं बहुत अच्छा मुझे लगता है। और मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि हम तीन तो चलो एक दोस्त हैं, हम अभी 24-25 साल की उम्र में हैं, अपने 20s की उम्र में हैं, और हम तीन दोस्त मिलकर अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी में जो चीज़ हमने देखी है हम उसमें कैसे चेंज ला सकते हैं, और वो बहुत ज़रूरी भी है। अगर हम जैसे जो अभी जो 20s में जो बच्चे हैं, अगर वही जो चेंजेस, वही मेन लोग हैं जो आगे जाके चेंजेस लाने में काम करेंगे। तो जैसे मैं अपने फील्ड में इम्पैक्ट लाना चाहता हूँ, ऐसे आप भी लाना चाहते हैं, आप भी लाना चाहते हैं, तो मैं जोशी जी से ये बोलूँगा कि आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे जो यूथ, जो बच्चे हैं, उनसे क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में कि क्या वो करें और क्या इम्पैक्ट वो उनको सोसाइटी पे देना छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, बताइए। लोगों को सबसे पहले
अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। और उससे भी पहले लोगों के जो बच्चे हैं उनके माता पिता को बदलने की ज़रूरत है। जैसे परिवेश में हम लोग रहेंगे वैसा ही परिवार बनेगा, वैसा ही माहौल बनेगा। और नशे से जितना दूर युवा रहेगा तो व्यक्तिगत विकास हो जाएगा। अगर हम नशे से लगाव कर बैठे तो हमारा आने वाला वक्त खुशहाल नहीं हो पाएगा। उन्हें नशा छोड़ना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अब लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही सरकारी, लेकिन पढ़ेंगे कुशलता होगी, नौकरी भी मिलेगी। तो जैसे हम 3 दोस्त हैं, आपको आपको लगता है कि हम तीनों अपने अपने फील्ड में कुछ चेंजेस ला पा रहे हैं, हम कुछ सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट ला पा रहे हैं, आपको लगता है ऐसा? नहीं, आप तो बहुत कुछ ला रहे हैं, आपकी तारीफ करूंगा। और जहाँ तक हम दोनों हैं अभी हम सीख रहे हैं। अच्छा। और हम कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में तन मन धन से बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप तो ला रहे हैं, वो तो दुनिया नहीं, जानती है। मतलब अंदर आपके मन में है कि हाँ, आप बिल्कुल, चाहते हैं कि बिल्कुल, चेंजेस हों। बिल्कुल चेंजेस हो। हम चाहते हैं कि मीडिया को पहाड़ के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। जिस तरीके से दिल्ली में बैठ के बातें होती हैं हवा हवाई, आप समझिएगा उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती है, दिल्ली में न्यूज़ चैनलों में, न्यूज़ चैनल की टीम में ऐसा लगता है टीवी में आग लग गई, ऊपर से भी आग निकलती है और जो एंकर होता है उसके मुंह से भी आग निकलती है और वे बड़े रोचक तरीके से कहता है उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग, दू 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 दू। लेकिन वह उस समस्या का समाधान नहीं करते ना, वह जहाँ आग लगती है वहाँ जाते नहीं ना, आग क्यों लगी उसका कारण नहीं जानते, उसकी जड़ में नहीं जानते। उनके लिए वो चटकारा भरी न्यूज केवल होती है। ये नहीं होना चाहिए। पहले आग लगने से पहले वहाँ पर दिखा दिया जाना चाहिए कि इतने पेरोल आपके वहाँ गिरे हैं, अगर तुम इनको अभी नहीं उठाओगे या रास्ता नहीं काटोगे तो तुम्हारे पूरे जंगल जल जाएंगे। वन विभाग मजबूर होगा, लेकिन हमारे जाने से अभी मजबूर नहीं हो रहा है। हमें आम यूट्यूबर कह दिया जाता है और हम यूट्यूबर हैं, लेकिन असली पत्रकार वहाँ जाए तो बदलाव आएगा। और वक्त आने पर हम भी असली पत्रकार बनेंगे, एज ए पढ़े लिखे पत्रकार बनेंगे, दावा है। नहीं, चलिए, अच्छी बात है, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी हमारी उम्र के जो बच्चे हैं, जो 20s के हैं, तो वो सोसाइटी को समझिए और क्या आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप चेंजेस से बात नहीं करोगे, जब तक आप बस जो हो रहा है उस पर आप उसी पे खुश हो, ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को सोसाइटी में अपने थ्रू क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या आप कैसे आप एक इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं अपने आने वाले जनरेशन पे या अपने लोगों पे, तो वो उस पर काम, हर किसी को उस पर भी काम ध्यान देना चाहिए। नहीं कि आप बस एक ज़िंदगी जी रहे हो, आपको जॉब करनी, शादी करनी है, आप बस अपने ज़िंदगी से चले गए, ये कुछ एक अच्छी लाइफ नहीं है। आपको लाइफ में एक इम्पैक्टफुल लाइफ, एक पॉजिटिव लाइफ, एक अच्छी लाइफ, इंस्पिरेशनल लाइफ का जीना बहुत जरूरी है। जी और राणा जी, आजकल के बच्चे जो हैं एकदम परेशान लगते हैं, डिप्रेस, मैं यार डिप्रेस हो गया हूँ। और डिप्रेस हो गया हूँ का मतलब ये है कि उनके लिए नशा कर लो, इससे सही हो जाता है। पता नहीं उन्होंने कहाँ से सीख रखा है, यार मैं परेशान हो गया हूँ, या सिगरेट पी लिया या कुछ नशा कर लिया। ये क्या प्रभाव डालता है परिवार में भी और बच्चों में भी? बिल्कुल बहुत बुरा प्रभाव डालता है अगर मैं कहूँ तो। और यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अपने आप को इतना व्यस्त रखो कुछ सकारात्मक कार्यों में, आपको मानसिक तनाव ही नहीं होगा। अच्छे लोगों से दोस्ती करोगे, अगर ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जो वैसे ही प्रवृत्ति के हैं तो वह नहीं बदल सकते। अपने आप को बदलने की ज़रूरत है और यह बहुत गलत हो रहा है जो आज हो रहा है। बच्चों का परेशान होने का कारण क्या है? क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ऐसे परेशान होते हैं कि जैसे उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई हो घर की, जबकि ऐसा है नहीं। सबके वो पूरे घर से बढ़िया, उनको सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, वो क्यों परेशान रहते हैं हमेशा? वह आज की पढ़ाई इतना, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे की बात कर रहे हो तो पढ़ाई भी उनके लेवल की नहीं है। केवल वे किताबी ज्ञान नहीं है, वह एक ज्ञान है आपको एक पथ पे ले जाने के लिए, नौकरी के लिए या आगे ले जाने के लिए। लेकिन सामाजिक ज्ञान सबसे ज़रूरी है। सामाजिक ज्ञान जहाँ तक नहीं मिलेगा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। सामाजिक ज्ञान की कमी लगती है मेरे को। जैसे बच्चों को आजकल बताया जाता है कि शिक्षा, चलो पढ़ाई कर लो नौकरी लग जाएगी। क्या ऐसा सच में है कि बच्चा जब पढ़ाई कर लेगा उससे सिर्फ नौकरी के ही लिए पढ़ाई करेगा, या उससे और चीज़ जैसे समाज में रहने के लिए, जैसे समाज में जा रहा है वहाँ कब क्या बोलना है ये सीखता है, या सिर्फ मैं पढ़ाई करूँगा, 12th पास करूँगा या BA करूँगा, कॉलेज करूँगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी? ऐसा है क्या? ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामाजिक पढ़ाई, राजनीतिक पढ़ाई और पारिवारिक पढ़ाई, सभी पढ़ाई जब पूरी होंगी और उसमें वह अव्वल होगा तभी वह एक अच्छा इंसान बनेगा। पढ़े लिखे लोग आज बर्बाद हैं और अनपढ़ लोग आज मंजिलों में हैं, ये उनकी काबिलियत है। उनके खेल में भी अनेक लोगों को देखते होंगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। वक्त आने में पढ़ाई हो जाती है, लेकिन अपने जो काम करते हैं उसमें निपुण होना बड़ा आवश्यक है।
राणा जी आपकी क्या राय है? मैं इस बारे में यही बोलूँगा कि हम जो भी पेरेंट्स हैं हमको अपने बच्चों को हमेशा पुश नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई पढ़ाई पढ़ाई, अच्छे ग्रेड्स लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ। जब मैं जापान में था तो मैंने वहाँ पे देखा कि फर्स्ट से लेके फोर्थ फिफ्थ तक उनकी तो कोई मार्क्स होती ही नहीं है, उनको कोई मार्क्स ग्रेड दिए नहीं जाते हैं। उनको एक बेटर एक सिविलाइज किड बनाने पे ज़्यादा फोकस होता है। वहाँ पे उनको सफाई करना, उनको जो घर के काम है, जो बेसिक सिविक सेंस और बेसिक जो ह्यूमन को एक वो जो बेसिक चीज़ रहने के लिए चाहिए होती है वो सिखाया जाता है। कैसे व्यवहार करना है, कैसे कैसे सफाई रखनी है, कैसे अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, कैसे अपने से बड़े छोटे को ग्रीट करना है। तो ये सबसे सबसे पढ़ाई तो आप कर लोगे, पढ़ाई चलो ठीक है आप सेकेंडरी चीज़ कर लोगे, पर आपको जो बेसिक एक रहने के लिए जो एक बेसिक ह्यूमन वो है बिहेवियर कैसे आपको मेंटेन करना है वो आना चाहिए ना। तो जापान और चाइना मैंने देखा वहाँ पे बच्चों को पहले ये चीज़ सिखाते हैं कि घर में आप सफाई कैसे करोगे, कुकिंग का कैसे करोगे, कुछ खराब होगा तो उसको कैसे मैनेज करोगे। हमारे इंडिया में अभी तक जो हमारी जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है, जो भी हमारी मेंटेलिटी है इंडियन लोगों की या फिर पेरेंट्स की, वो बस ये है कि नहीं हमारा बच्चा सीधा स्कूल जाए, वहाँ पे बस वो पढ़े पढ़े पढ़े, उसको इंग्लिश आ जाए, फटाटेदार बोलनी, उसको बस ग्रेड्स अच्छे आ जाए। उसके अलावा उसने क्या सीखा है, एक ह्यूमन सोसाइटी के बारे में क्या सीखा, उसने कितना सिविलाइज बना, उसका कोई बात नहीं करता है। तो ये बहुत ही एक गलत वे है हमारे सोसाइटी में जो लोग लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर आई होप ये चीज़ चेंज होंगी क्योंकि हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जो इतने ज़्यादा आगे का सोचते हैं, जो इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, जो बाहर कंट्री रह के आए हैं, जो पढ़ के आए हैं, जो देख के आए हैं दुनिया। तो वो लोग भी ऐसे हैं जो आगे सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं और पढ़ाई में चेंज लाना चाहते हैं। तो ऐसा होगा आई गेस। जैसे जोशी जी माँ बाप तो भेज रहे हैं स्कूल में बच्चा पढ़े, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़े, लेकिन स्कूल वाले ये सोच रहे हैं कि उनको ट्यूशन को भेजें, मतलब स्कूल में ना पढ़ा के फिर उनको बच्चे को फिर स्कूल से आ रहा है उसके बाद 4-5 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास। क्या वो जो एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ रहा है या वो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता होगा? बिल्कुल पढ़ाया जाता होगा, पढ़ते भी हैं, लेकिन आज का वातावरण एक दूसरे को देख के ना, अभी पहाड़ में ये नहीं होता, शहरों में एक फैशन बन गया है। अच्छा तुम्हारा बेटा ट्यूशन नहीं जाता, मेरा बेटा तो जाता है, हम तो पढ़ाते हैं अपने पे, अरे 5-5 सब्जेक्ट के ट्यूशन लगा रखे हैं। उनके माता पिता भी सोचते हैं अच्छा उसका लड़का तो ट्यूशन भी पढ़ रहा है, स्कूल में भी पढ़ रहा है, मेरे बेटे से आगे निकल जाएगा। यहाँ पर होता है फिर एक युद्ध, ये प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ताकि उसका लड़का भी आगे बढ़े तो मेरा लड़का उससे आगे बढ़े। क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि उनका बेटा सफल हो, चाहे अगले का हो नहीं हो वो अलग बात है, वो चाहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर उन्हें एक चुनौती मिलती है ना, वो चुनौती समाज को दिखाने के लिए भी मजबूर होकर उनको भेजना पड़ता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसमें ये भी तो सोचना चाहिए माँ बापों को कि मेरा बेटा सफल हो, लेकिन किसी पे कंपेयर नहीं करना चाहिए कि यार पड़ोसी के बच्चे से ज़्यादा हो। हाँ ठीक है, उसको पता है घर कैसे चलाना है, किससे कैसे बातें करनी है, व्यवहार उसका सही होना चाहिए। ये नहीं कि पड़ोसी का बेटा ऐसा है उससे मेरा बेटा अच्छा हो और उसका बेटे को बदनाम करना, ये बहुत रहता है आज की सोसाइटी में। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें ये बोलूँगा, ऐसा आपने पूछा कि क्या कहते हैं स्कूल वाले बस पढ़ाई में वो करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं। इसमें मैं ये बोलूँगा कि अभी मैं बस यहाँ पे स्कूल वालों को ही मैं गलत नहीं बोलूँगा या फिर मैं पेरेंट्स को गलत नहीं बोलूँगा, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर उसको गलत नहीं बोल सकता कि नहीं ये गलत है, ये एक्स्ट्रा क्लासेस आ रहे हैं। भाई उनको कौन पुश कर रहा है? उनके पेरेंट्स तो पुश कर रहे हैं उनको कि मेरे बेटे के अच्छे मार्क्स नहीं। अगर बच्चा फेल हो गया स्कूल में तो पेरेंट्स किसको गाली देगा? वो बोलेगा स्कूल टीचर को तुमने पढ़ाई नहीं कराई, तुमने क्या किया। तो अब भाई उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि भाई इसको 4-4 क्लास और पढ़ाओ। एट द एंड अगर वो फेल हो गया तो अगर वो सब बच्चे फेल हो गए तो स्कूल, गवर्नमेंट, पेरेंट्स, सब मीडिया सब उन पे आएगी कि क्या पढ़ाया आपने। तो मैं कभी भी इस टीचर्स को उसके गलत नहीं बोलूँगा। ये हमारी सोसाइटी है, अगर हमारा जो लीडर है, जो सरकार है, जो उसकी नीतियाँ ही ऐसी हैं, तो पेरेंट्स का भी सोसाइटी में दिमाग वही रहेगा, हमारा स्कूल का भी वही रहेगा, क्योंकि सबको एक दिन सबको बैलेंस करके चलना है ना, समझ रहे हो आप। तो मैं इसमें एक स्कूल को गलत नहीं बोलूँगा, एक पेरेंट्स को गलत नहीं बोलूँगा। इसमें मेन जो हम चेंजेस ला सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया चाइना जापान का, जो गवर्नमेंट की जो पढ़ाई की जो नीति है उसको ऐसा ऊपर से ही ऐसा ऑर्डर बनाया जाए ताकि ना इन पे प्रेशर हो, ना आप स्कूल में प्रेशर दो, ना बच्चे स्कूल में प्रेशर दे, तो एक चैन चली आती है, ये ऐसे होता है। बिल्कुल ठीक है, सहमत था। तो आप इसमें तो क्या है कि बच्चों का तो फिर पूरा टाइम निकल जाता है, उसने 8 घंटे पढ़ाई करी स्कूल में, उसके बाद उसे एक्स्ट्रा क्लास लगाए तो उसके और घंटे एक्स्ट्रा चले गए, उससे कि उसका और चीज़ पे फिर टाइम नहीं मिलता है। जी का आप जानते होंगे डिजिटल वाणी जोशी जी का चैनल है, और जोशी जी से हम एक ही सवाल करेंगे मीडिया से रिलेटिव। तो जोशी जी आप सबसे ज़्यादा पसंद किसको देखना करते हैं, ये चाहते हैं कि जो न्यूज़ जो इंडस्ट्री है उसमें जो सबसे अच्छा आपको लगता है उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, बहुत नाम हो सकते हैं और मेरे साथ एक बड़ी कहानी ये हुई है, वक्त के साथ लोग बदले हैं।
सबसे पहले मैं जब गुजरात में था, उस समय डीएनए आता था जी न्यूज में, और वे आते थे सुधीर चौधरी जी। मैं उनका बड़ा भक्त था, मतलब उनकी बातों से इतना प्रभावित हो जाता था, मुझे लगता था कि हम अमेरिका को तो ऐसे ही हरा देंगे, चाइना बेचता क्या है हमारे सामने, क्योंकि मैं उनका शो देखता था। बहुत बड़ा गौरव होता था, कभी कभी तो आंसू आ जाते थे मेरे को उनके शो देख के। लेकिन फिर वक्त बदला, जो वे बताते थे टीवी चैनल में, वो समाज में नहीं दिखा। जो उन्होंने कहा कि कहीं बेरोजगारी नहीं है समाज में, हम जब एक छोटा सा रोजगार मेला लगता था, यकीन मानिए 10 सीट के लिए वैकेंसी होगी, 10 मतलब 2000 लोग वहाँ पर होंगे, तो वैसी लड़ाई, कितने बार गेट बंद करना पड़ता था, पुलिस वाले आते थे। तो मैंने कहा ऐसा तो है नहीं जैसा बताया जा रहा है। तो तब मैं थोड़ा दूसरे और भी गया, और आज के दौर पे फिर मेरा थोड़ा विचारधारा बदली समाज को देख के, क्योंकि व्यक्ति किससे बदलता है? समाज से। तो आज के वक्त में किसी को भी अगर भारतीय मीडिया के बारे में समझना है, असली न्यूज़ों को जानना है, परखना है क्या सच क्या गलत, तो रवीश कुमार जी को देखना चाहिए। मैं उसके बाद फिर रवीश कुमार जी को देखने लगा, उनकी विचारधारा का समर्थन करने लगा, और आज भी करता हूँ। और यकीन मानिए, आप कितने लोग होंगे जो उनको जानते भी नहीं है, उनके वीडियो भी नहीं देखते हैं, उनको फिर भी गाली देते हैं, लेकिन ये गलत है। जब तक का आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक का आप किसी के बारे में विचार नहीं बना सकते। वह मीडिया को सिखाने वाले हैं, और जो मीडिया में नए लोग आते हैं विशेषकर उनको तो सीखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए, और किसी की चाटुकारी न करते हुए असली मुद्दों पे बात करनी चाहिए। इसमें रवीश कुमार पहले नंबर पे हैं, और भी अनेक लोग हैं, कितनों का नाम। क्या ये सर सिर्फ टीआरपी की लड़ाई है, व्यूज़ की लड़ाई है कि मेरे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी हो, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रशंसक हो? टीआरपी कुछ नहीं है, लोगों को क्या देखना पसंद है वही है। लोग देख रहे हैं ना, उन लोगों को ज़्यादा देख रहे हैं तो वो वैसा ही कंटेंट। अगर मैं कंटेंट बनाऊं बड़े अच्छे विषय में, तो मेरे में व्यू नहीं आते, 10 व्यू आते हैं, तो मैं भी वहाँ नेगेटिव तो कहीं ना कहीं होता हूँ, लेकिन मैं फिर भी वही चीज़ दिखाते रहता हूँ। लेकिन वहाँ क्या है कि लोग वही देखना पसंद करते हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी वर्तमान सरकार के व्यक्ति की बड़ी तारीफ कर दूं, मेरे में 2 लाख व्यू आ जाएंगे। उसकी खिलाफत कर दूं, मेरे में 100 व्यू आएंगे। क्यों? लोग देखना नहीं चाहते। यानी लोग देख रहे हैं तो लोगों को बदलना होगा, चैनलों को बदलने की जरूरत ही नहीं है। चैनल बदलेंगे भी नहीं, लोग बदल जाएंगे, चैनलों को मजबूर होकर बदलना पड़ेगा। ऐसा ही मेरे को लगता है। इसका मतलब ये है कि जिसमें ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं उस टॉपिक पे आपकी ज़्यादा वीडियोज रहेंगी। हाँ, लोगों को लगता है जो आजकल मुद्दा है, ट्रेंडिंग है, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसी में लगातार बनाए जा रहते हैं। उस मुद्दे को भटका भी देते हैं, शब्द का गलत अर्थ निकाल देते हैं। तो ऐसा उनका खेल चलता है, और ये खेल करने के उनको पैसे भी मिलते हैं। सुना है आजकल एक मीडिया को 2 हिस्सों में बांटा गया है, और जो एक प्रकार की मीडिया है उस पर आरोप भी लगते हैं कि इस तरीके से वह लोग गंदा खेल खेल रहे हैं। और सबसे पहले ध्रुव राठी पे आपकी क्या राय है? मैं कम देखता हूँ भाई को। और आपकी क्या राय है? जैसे कि राणा जी इतने देशों की यात्रा कर चुके हैं, और ध्रुव राठी जी भी बाहर से ही कुछ ऐसा करते हैं, वो भी काफ़ी कंपेयर करते हैं इन देशों के बारे में। आपकी क्या राय है? मैं देखता हूँ ध्रुव राठी को, और लास्ट एक साल से देखना शुरू किया, तो उनकी वीडियोस मुझे अच्छी लगती हैं। वो कुछ सेंसिबल बातें करते हैं, और ऐसे हवा में बातें नहीं करते हैं। जो भी बातें होती हैं उनकी कुछ रिपोर्ट्स के साथ होती हैं, और सेंसिबल बातें होती हैं। और मुझे लगता है कि हाँ, वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, और जो उन्होंने देखा है वो उस पर काम कर रहे हैं, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं भी देखता हूँ, वो बात थोड़ी आधी रह गई थी। मैं कम देखता हूँ, कहा मैंने, देखता हूँ, कोई वीडियो देखता हूँ, बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन मेरा एक मत ये भी है कि आप क्या है, विदेश में बैठ के तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप वहाँ बैठ के कैसे तय कर दे रहे हैं कि वहाँ पर ये हो ही रहा है, ऐसा ही हुआ है? कौन बता रहा है? व्यक्ति को, पत्रकारों को आज के वक्त में ऐसा ही बनना चाहिए जो पहले होता था। जमीनी स्तर में जाके क्या हो रहा है, क्या सच्चाई हो रही है, वही दिखाना चाहिए, वही पत्रकारिता है। क्योंकि जो वहाँ समाचार पहुँचते हैं ना, वे एक विचारधारा के थ्रू पहुँचते हैं, बड़े छन के जाते हैं, और वहाँ एजेंडा फिक्स किया जाता है। और जब आप वहाँ पर जाते हो, यकीन, एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि काठगोदाम में पुल में से नट बोल्ट आजकल चोरी हो गई, बस उसके बारे में देहरादून में बैठ के कहेगा कि बीजेपी सरकार के नेतृत्व में हो गई नट बोल्ट चोरी, तो बड़े व्यू भी मिलेंगे, अच्छा भी रहेगा। लेकिन वहाँ पर वे क्यों हुए, वहाँ पर किसकी ड्यूटी थी? क्योंकि हर जगह सरकार तो नहीं आ सकती ना, वहाँ पर कमी किसकी रही, उसके बारे में बात की जाए तो वो ज़्यादा असरदार होता है, वो पता चलना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, और ध्रुव राठी अच्छा काम करते हैं, इतना कहना चाहता हूँ। और एक सवाल और है कि जब से 2014 से एकदम राजनीति में मतलब बदलाव काफ़ी हुए,
एकदम बीजेपी की सरकार उठी। उसके बाद प्रशंसक गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया का काफी नाम सुना हमने भी। आखिर है क्या गोदी मीडिया? गोदी मीडिया अगर गोदी मीडिया को अगर बीजेपी से जोड़ दो तो मोदी मीडिया कह दो, गोदी मीडिया क्यों कहना? अगर अगर बीजेपी से ही जोड़ना है तो ये गोदी मीडिया का क्या राज है? ये बड़ा सोचा समझा शब्द है और जिसने भी दिया बड़ा ठीक दिया, क्योंकि मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन मीडिया निष्पक्ष नहीं रहा। उसमें एंकरों की कोई गलती नहीं है, जो वहाँ बैठ के बोलते हैं उनकी तो नौकरी है ना। मैं कहीं संस्थान में काम करता हूँ, जैसा मालिक कहेगा वैसा करूँगा, लेकिन आज हम आज़ाद हैं तो तब बोल पा रहे हैं, तो उनकी दिक्कत नहीं है। जो मालिक है वो उद्योगपति हैं, उद्योगपतियों को चाहिए पैसा, और पैसा कहाँ से मिलता है? नेताओं से। नेताओं से प्रत्यक्ष तौर पे नहीं, नेताओं को वो पैसा देते हैं, लेकिन उनसे अपना काम करवाते हैं और बड़े बड़े ठेके लेते हैं, बहुत बड़े बड़े, तो उससे उनका चलता है। तो उन्होंने आपस में इस तरीके से ये चीज़ कर दिया है, ये दुखद है, बहुत दुखद। और जैसे कि जोशी जी, आपकी जो डिजिटल वाणी की यात्रा है, आप इस यात्रा को कहाँ तक देखना चाहते हो? डिजिटल वाणी की यात्रा को मैं वहाँ तक देखना चाहता हूँ जहाँ तक मेरे दर्शक देखना चाहते हैं। और मेरा एक संकल्प है कि ये डिजिटल वाणी की यादें, मैंने शुरुआत में बताया था कि विनोद दुमका से जुड़ी हैं, लोगो बनाया, नाम बनाया, और उनका एक सपना था कि हम डिजिटल वाणी को एक बड़े लेवल में ले जाएंगे, पूरे दिन भर इसमें काम करेंगे और हम कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में चीज़ें बदलेंगी, वक्त बदलेगा, और हम जो आज केवल कुछ घंटे दिन के इसको दे पाते हैं 2-3 घंटे, हम 12, 13, 14, 15 घंटे देंगे, दूसरी नौकरी में निर्भर नहीं रहेंगे। और हम जब आ जाएंगे ना अच्छी तरीके से, बस एक साथी की तलाश है जो विनोद दुमका जैसा हो, बदल देंगे, वक्त बदल जाएगा और हालात भी बदलेंगे। राणा जी, जैसे आप जोशी जी से बाद में मिले, इससे पहले की जानकारी कुछ लेना चाहते हो? कुछ सवाल हों आपके मन में? मैं ये बोलूँगा कि जो आपके फैमिली है, जो आपकी फैमिली है, उनका वो लोग क्या करते हैं, और जो आपका गांव जो है ये जंगली गांव, उस साइड में खेती वेती बहुत अच्छी होती है, तो उसके बारे में मुझे जानना है कि आपका और पीछे का क्या है सब कुछ। लेकिन अब मेरी फैमिली के बारे में बताऊं तो मैं वो सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जो बहुत ही घर ने सपोर्ट किया, घर से ना। आप ये समझिए कि बच्चों को कितना काम के लिए प्रेशर किया जाता है ना, पहाड़ों में ये भी कर वो भी कर, हमसे कभी कुछ नहीं कहा, पढ़ो भी बहुत कम कहते थे हम, और पेपर के पहले दिन भी पत्ते खेलते थे भाई भाई मिलके। तो और मैं छोटा भाई हूँ, 2 मेरे बड़े भाई हैं, तो बड़ा सपोर्ट रहता था। और ये वीडियो की डिजिटल वाणी की जर्नी की हम मुख्य तरह बात कर रहे हैं, तो मैं इसमें वीडियो बनाता था, वो डीजे दीपक जोशी जो पहले का चैनल था उसके लिए, तो मैं घंटों एक जगह बैठ के खड़े होकर वीडियो अपलोड करने के लिए रहता था। तो फिर भी घर वाले ये नहीं कहते थे अरे कुछ काम कर ले या कुछ कर ले, वो मेरे को वहाँ तक सपोर्ट करते थे, क्योंकि नेट चलता ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक जगह खड़े होकर थोड़ा थोड़ा किसमें 60 MB आ गए, तो वो बड़ी उपलब्धि हुई। तो 3-3 घंटे तक मैं खड़ा रहा हूँ, तो फिर भी घर वालों ने सपोर्ट किया। और आज भी पापा तो मेरी वीडियो कम ही देखते हैं, क्योंकि उनके पास उस तरीका का फ़ोन है नहीं, वो ज़्यादा रुचि भी नहीं रखते इन चीज़ों में, क्योंकि वे खेती करने वाले लोग हैं। मम्मी पापा मेरे खेती से जुड़े हुए हैं, भाई लोग नौकरी करते हैं, एक भाई आजकल घर में ही स्वरोजगार कर रहा है, वो भी खेती से जुड़ा है। तो घर वालों का फुल सपोर्ट, कभी घर वालों ने न टोका न रोका, किसी काम के लिए नहीं। उन्होंने यही कहा है जो भी करना अच्छा करना, अपने साथ साथ घर वालों का नाम बदनाम मत करना, और हमारा लक्ष्य है, कसम है कि हम वैसा ही करेंगे, उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे, कोई भी ऐसा काम ना करेंगे जिससे कि उनको शर्मिंदा होना पड़े। हाँ, माँ बाप की आस रहती है अपने बच्चों पे कि बच्चा कुछ अच्छा करे और जिससे उनका भी नाम रोशन हो। तो राणा जी से एक सवाल और करूँगा। राणा जी, आपको बचपन का कोई खेल ऐसा है जो सबसे पसंद था और उस टाइम का? खेल, जो गांव में हम थे, हम तो शायद दौड़ने भागने वाला खेल करते थे, और फिर एक बैट लेके क्रिकेट खेलते थे, और बस मोस्टली यही खेला है। और कभी कभी नदियों में, गाड़ गदेरों में तैरने चले गए, तो बस यही था गांव में, और ज़्यादा कुछ था नहीं। कभी कुछ गांव में फुलदे होगी, फुलदे खेलने चले गए, और कभी रोपाई होगी तो रोपाई में बैल के पीछे पीछे ऐसे वो उसमें चले गए। तो यही खेल होते हैं हमारे वहाँ। हमारे वहाँ इतना पैसा नहीं कि हम इतने बड़े बड़े खेलों की बात करें, पर हमारे वहाँ जो छोटे मोटे चीज़ें जिससे हम अपनी लाइफ में फ़न ले सकते हैं, अपने अपने जो मेरी जो यादें जुड़ी हुई हैं, यही चीज़ें से जुड़ी हुई हैं। आप क्या पूछ रहे हो? मैं जोशी जी और राणा जी से कुछ सवाल पूछेंगे, ये बताएंगे उस चीज़ के बारे में, वो हमारे बचपन के खेलों के बारे में है। मैं इन दोनों से पूछेंगे, आप दोनों अब बताना कि क्या है वो चीज़ें हैं। आप लोगों ने अड्डू पिड्डू के बारे में सुना होगा। मैंने तो सुना है। आपने खेला? हाँ, बहुत खेला आपने है। खेला? नहीं। नहीं, राणा जी ने नहीं खेला। और एक खेल और था,
जिसमें हम कंचे बोलते हैं, अंठी बोलते थे हम, अंठी। हम भी क्या आपने खेला? हाँ बिल्कुल खेला। आपने खेला? हाँ हाँ खेला है। आपके उस दौर पे आप जब मार्केट में जाते थे दुकान में खरीदने, तो 1 रुपए के कितने अंठी आते थे? 1 रुपए की यार 8 अंटे आते थे। हाँ बराबर, आठ। आपके यहाँ? 8 बराबर। और आपको याद होगा, अंठी जो होती थी छोटी होती थी, उसमें एक अंठा भी आता था। लगभग वो एक का ही गाना था। वो 1 रुपए का एक आता था। हमारे यहाँ एक दुकान थी हेमू की, उसकी दुकान से हम लेते थे एक अंठा। वो अंठा ऐसा होता था, वो छोटी अंठियों को फोड़ देता था। क्या आपको याद है? मुझे याद नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत होता मुझे था। याद है। वो बच्चों को रुलाता था, वो पूरी अंटियों को फोड़ देता था। वो तो बात ही है। लेकिन एक गेम हमारे यहाँ ऐसा होता था, सुट्टा। आपके यहाँ भी होता होगा सुट्टा। हम माचिस के डब्बों को फाड़ के बनाते थे। हाँ। तो वो गेम ऐसा था हमारे टाइम पे, जैसे आज के टाइम पे जुआ बोलते ना, जुआ। उस टाइम पे हमारे घर वाले उस चीज को जुआ मानते थे। हम बैठ के एक साइड खेलते थे। आप बताना। पर एक खेल यार जो बचपन से हम भाई बहन लड़का लड़की सब खेलते थे, वो उछालने वाला हाथ में। हाँ दानी। दानी की जो बात है ना, जब हम शाम को बैठते थे ना, अम्मा बैठती थी तो अम्मा कथा सुनाती थी। कथ मतलब उस टाइम पे काथ आने का बहुत चलता था कि सवाल आना होते थे, मतलब उठपटांग से। वो उस टाइम के जो मनोरंजन के थे साधन थे। और रात को वहां पर अम्मा बैठी है, वो सुना रही है, काथ सुना रही है, उसके बीच में बोलना पड़ता था। तो सामने फिर हम वहीं पर दानी खेलते थे, फिर उसमें बाजी लगती थी पूरी। आपको याद है कुछ? बताओ। हाँ दाढ़ी मुझे याद है, मैंने अपनी बहन के साथ खेला है, अपने घर वालों के साथ, अपने जो भाई लोग उनके साथ दाढ़ी खेला है बहुत पहले। तो उसमें वो पत्थर छोटे छोटे कंकड़ लेते हैं, ऐसे उछालते हैं, हाथ में रखने पड़ते हैं, जितने बच के भी उठाने से पकड़ना पड़ता है। तो वो बहुत ही फैसिनेटिंग था उस समय, पर अब तो नहीं देखा जाता है ये चीज़ें। पर और एक गेम और होता था, बाघ बकरी। वो बड़ा खेला है हमने, खेला होगा आप लोगों ने भी। बाघ बकरी नहीं, हमारे यहाँ इन्नी मिन्नी होता था। अच्छा। इन्नी मिन्नी माई मोर कहते थे। इन्नी मिन्नी माई मोर, जो नहीं निकला वही चोर। फिर आंख बंद करके धप्पा देना होता था। बट मैं दाढ़ी की बात करी राणा जी ने, दाढ़ी नहीं, एक सवाल। और दाढ़ी के बारे में पूछता हूँ, दाढ़ी में कितने पत्थर होते थे राणा जी? 8 5 4। ये दाढ़ी खेला हुआ है जिनको पता नहीं, 5 पत्थर होते थे। फिर 5 से ही गेम को पलटना पड़ता था। आप कुछ बताएंगे बचपन के बारे में? बिल्कुल, 5 पत्थर होते हैं, मैंने खूब खेला है और मैं बड़ा अच्छा खेलता था। क्या आपने कभी गुच्ची खेली? हाँ गुच्ची का खेली है। आप पाँव वाला। राणा जी को आप बताइए। गुच्ची पता नहीं मुझे, उसमें वो पैसे फेंकने पड़ते थे गोल में। हाँ। मैं खेली भी ना, मैं देखा है लोग को मैंने। वो लोग कहते थे जो लोग कुछ काम में वो मतलब हमारे टाइम का इतना गंदा खेल माना जाता था ना, उनको मतलब बहुत ही गंदा जुआ के खेलों के बाद अब हम एक सीरियस मुद्दे पे बात करते हैं जो डिजिटल वाणी से जुड़ा हुआ है। डिजिटल वाणी की शुरुआत जोशी जी ने करी और उसके साथ साथ दुमका जी इनके साथ रहे। दुमका जी के साथ आपकी क्या यादें रही जो आप बताना चाहते हो दर्शकों को? बहुत यादें हैं, एक याद नहीं है, इतनी अच्छी यादें हैं, मैं क्या क्या बताऊं। जहाँ खेलों की बातें हैं, कितने खेल खेले हैं। अब हमें कुछ नया करने की एक चाहत थी। आप यकीन मानिए, जो कबाड़ी वाले बीन के ले जाते हैं ना फालतू की चीज़ें, हम उसे इकट्ठा करके अपने घर में लाते थे। घर वाले कहते थे क्यों ला रहे हैं, हम कहते थे कुछ आविष्कार करेंगे। इतना कूड़ा इकट्ठा किया हमने। शराब की बोतलें इकट्ठा करके बेचते थे, जंगलों में से बुरांस तोड़ते थे, इकट्ठा करते थे। वो काफल, हम काफलों के चक्कर में एक बार काफल के पेड़ में गए, उस पेड़ में सांप हुआ, वहीं से कूद मार दी। तो ये कुछ एक बार सबसे रोचक बात ये हुई, रोड हमारे वहाँ थी, वैसे तो बैल से गेहूँ मारते हैं, तब ट्रैक्टर एक के वहाँ आया था। हाँ, तो वे ट्रैक्टर रोड में खड़ा था, हमने उसे चलाने की कोशिश की, बड़ी मेहनत की, चलाई नहीं। तो लास्ट में क्या हुआ पता है आपको? गलती से हमने कहा कि एक बार और कोशिश करते हैं, फिर घर को चले जाएंगे। जैसे ही लास्ट बार बैठे, दुमका जी उसमें बैठे थे, मैं चढ़ ही रहा था, तो वे ट्रैक्टर चल पड़ा और मेरा बैग भी नीचे गिर गया, कॉपी किताब भी उसके टायर के नीचे आ गई। हमने कहा मरते हैं। दूर एक पिकअप आ रही थी, वे देखी हमने, तो हम तो बहुत ही डर गए। तो मैंने स्टीयरिंग से मारा, पर इतना पता था ऐसे घुमाऊंगा तो ये ऊपर चले जाएगा। हम उस पर ठुके एक पत्थर पे। ये वीडियो वे लोग भी देखेंगे वो सालों बाद, तो उन्हें पोल भी खुल जाएगी कि वह लोग कौन थे, आज तक का उन्हें पता नहीं है। तो वो ठुक गया ट्रैक्टर। ये दुमका जी की साथ याद, दुमका जी के साथ याद है। जो जिसका ट्रैक्टर था उन्हें पता नहीं चला होगा, ये उनको यही पता चला होगा कि ट्रैक्टर ठुका है, किसने ठोका ये पता नहीं।
तो जैसे ही ठुका आगे पिकअप भी हमने दौड़ लगा दी। जो दौड़ लगाई घर जाने तक, घर जाके सो गए, बुखार आ गया कह के। कॉपी भी फट गई ठहरी, पानी की बोतल में घर से ले गया ठहरा, माजा की बोतल में पानी भर के वो भी चक गई ठहरी और डर लगने वाली ठहरी कल कैसे मांगूंगा करके। तो ऐसी बहुत यादें रही। लेकिन फिर हल्द्वानी में कितनी यादें रही, हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ यहाँ गए वहाँ गए, कितनी फ़ोटो, कितने दिन हम रूम में पार्टी करते थे। बर्थडे के दिन, मेरे बर्थडे में वो यहाँ से इतना प्यार था कि हरिद्वार आ गए थे, हरिद्वार में बर्थडे मनाएंगे करके। और अभी भी मेरी उनके साथ यहाँ फ़ोटो पड़ी हैं, मैंने अपने फाइल में भी उनकी फ़ोटो रखी है। तो बहुत यादें हैं, एक याद नहीं है। और जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को आप शांति मिले। उनको फिर लास्ट में एक बड़ी बीमारी लग गई थी, बड़ी कोशिश की गई बचाने की, और ऋषिकेश एम्स में दिखाया, दिल्ली एम्स दिखाया, लेकिन भगवान ने चाहा होगा कि अब इतना ही है। तो भगवान के आगे किसकी चली, नहीं बच पाए, उसी चीज़ का दुख है। अगर वह होते तो हम पूर्ण रूप से डिजिटल वाणी में होते और डिजिटल वाणी बहुत आगे होता। लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है जब डिजिटल वाणी एक अच्छे स्तर पे पहुँचे और हम वहाँ जाकर अपने मुद्दों को उठाएं। तो जोशी जी, इस बात को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। उसके पहले राणा जी, आपका कोई सवाल और है? बस मेरे जितने भी सवाल थे मैंने पूछ लिए हैं। बाकी ये मैं पूछना चाहूँगा कि जोशी जी, आप क्या सोचते हैं आगे अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में? क्या आपके गोल हैं, क्या आपके आगे के प्लान्स हैं? बिल्कुल, मेरा यही उद्देश्य है कि मैं डिजिटल वाणी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाऊं, आप लोगों की समस्याओं को उठाऊं, गांव के कोने कोने में जाऊं, वहीं रहूं, उसी समाज के बीच में रहूं। जैसे चरवाहे रहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी पहाड़ों में ही गुजर जाती है चलते चलते। मैं भी चाहता हूं उसी तरीके से चलते चलते मेरी ज़िंदगी गुजरे, वहीं रुकूं, लोगों के बीच में वीडियो बनाऊं, बातें करूं, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा उनके बारे में लिखूं, और इस तरीके से ज़िंदगी चले। और आने वाले वक्त में यह ज़रूर होगा, इसमें कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन वक्त बदलेगा तो यही करेंगे। और हम चाहेंगे डिजिटल वाणी अपने उद्देश्यों, अपने लक्ष्यों और समाज के लक्ष्यों पर लगातार काम करे, न कि आने वाले वक्त में कुछ लाइक व्यू के लिए किसी के पक्ष में चले जाना, किसी पार्टी के या किसी व्यक्ति के। और न ही हम ऐसा काम करेंगे, न ही अंटर संटर कॉन्टेंट बनाएंगे, एनजी कॉन्टेंट जिसे कहते हैं, न गाली वाला न ऐसा। हमें सभ्य समाज की स्थापना करनी है तो खुद को बदलना पड़ेगा, यही कहना चाहता हूँ। ठीक है जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके ही इस डिजिटल वाणी पे, और राणा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। बिल्कुल सौभाग्य है कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया, इस चैनल में इतनी लंबी बातचीत की और इतनी रात को, और आपका सहयोग, आपसे मिलना ही है कितने लोगों का सपना है, और सपना हमारा भी था। आज आप मिले हैं, आपकी ये महत्वपूर्ण समय की कीमत हमें मिल रही है, तो यह हमारे लिए सौभाग्य है। इसके बाद ना जाने हम फिर कब भी मिलें, और कब मिले इसके बाद। ये वीडियो आप, मैंने सुना है कि आप कहीं दूर बाहर जाने वाले नहीं, हैं। वो बात छोड़ो, हम इसी बात को आप यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप देखते रहे डिजिटल वाणी। उसके बारे में बाद में बताएंगे आपको, उसके बारे में बाद में बताइए। आप देखते रहे डिजिटल वाणी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।